तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 7th वीडियो और यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब क्या होता है, क्योंकि जनरली लोगों को ये थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब क्या बता दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होके है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला बात है कंटिन्यूस। देखिए ये आपका मान लीजिए एक बॉडी है, तो कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूसली हर जगह। जैसे कि डिस्क्रीट मान लीजिए, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा, यहाँ एक पॉइंट चार्ज Q है, यहाँ एक पॉइंट चार्ज, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि कुछ चार्ज यहाँ पे है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे है थोड़ा, यहाँ पे है थोड़ा। एक कंटिन्यूस चार्ज, कंटिन्यूसली चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। कंटिन्यूसली मतलब स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर जगह। देखिए यहाँ पे बहुत चार्ज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये है, ये ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, इसके ऊपर चार्ज Q है और ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इसके ऊपर पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब फैला हुआ, समझ में आया कैसे फैला हुआ है चार्ज, कंटिन्यूसली फैला हुआ है। कंटिन्यूसली मतलब उसके ऊपर पूरा है। जैसे कि हम लोग इसमें निकालने का कोशिश करेंगे, मान लीजिए आपका एक रिंग है, इसके ऊपर एक कंटिन्यूस चार्ज है Q, मतलब ये रिंग पे होल चार्ज फैला हुआ है, टोटल चार्ज Q है। कोई सेगमेंट पे इतना जगह पे ये होल चार्ज कंसंट्रेटेड नहीं है, होल सेगमेंट होल रिंग पे फैला हुआ है। जैसे कि आप मान लीजिए एक रॉड, उसका चार्ज है Q, ये रॉड का लेंथ L है, तो इसका फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग डिस्क्रीट चार्जेस के लिए नहीं, कंटिन्यूस चार्जेस के लिए, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए निकालेंगे। और यहाँ एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, क्योंकि एक्चुअली जनरली ऐसा ही होता है हर जगह, क्योंकि ये पेन चार्ज है। इसका मतलब क्या है, ये पेन का हर जगह कुछ चार्ज रखा हुआ है, चार्ज Q है, तो ये पेन का खाली यहाँ नहीं है, हर जगह फैला हुआ है इवनली। कहीं थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन वो फैला तो है हर जगह, एक जगह पे नहीं है। और हम लोग कूलम्ब्स लॉ हम लोग को खाली पॉइंट चार्जेस के लिए देता है, ऐसे कंटिन्यूस चार्जेस के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ पॉइंट है ही नहीं। यहाँ चार्ज है, यहाँ खाली थोड़ी ना है, यहाँ पे है उतना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हर जगह। तो ये होल चार्ज बॉडी है और इसके लिए कूलम्ब्स लॉ आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कैसे कर सकते हैं वही बताऊंगा। तो हम लोग का जॉब है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए निकालना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका अप्रोच क्या रहता है। पहले अप्रोच को समझिए, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। एक रिंग का निकालेंगे, एक स्ट्रेट लाइन का निकालेंगे, जो जो ईजी चीज़ है निकालेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर से हम लोग गॉस लॉ जब पढ़ेंगे और बहुत सारा निकालेंगे, ठीक है। पहले देखिए, पहले इसको समझिए क्या है। हमको क्या पता है, E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R² टाइम्स R कैप। K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमेशा यूज़ कीजिए K, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन होता है। हमेशा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना पड़ेगा। ये आपका वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब प्रॉब्लम ये है कि नेचर में प्रॉब्लम मतलब पॉइंट चार्जेस एग्जिस्ट बहुत करता ही नहीं है, मान लीजिए। तब क्या करें, हर जगह हम लोग का कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट रहता है फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ये अच्छे से समझिए, क्योंकि अप्रोच क्या होना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम तो बाद में करेंगे, कैसे करना है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करना है, देखिए पहले मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि कंटिन्यूसली इसके ऊपर चार्ज हर जगह है, फैला हुआ है Q, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा छोटा चंक पे डिवाइड करते हैं। मैं क्या करूँगा, एक इन्फाइनेटेसिमल एलिमेंट लूँगा, बहुत छोटा एलिमेंट, ठीक है। मैं बोलूँगा इसके ऊपर चार्ज स्मॉल dQ है। ये स्मॉल Q यूज़ करते हैं, क्योंकि बार बार कैपिटल Q लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये स्मॉल Q इसके ऊपर है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अभी भूल जाइए कि हर जगह चार्ज है। मैं ये छोटा सा एक चंक है, जो उसका एक छोटा सा चंक लिया हूँ। मान लीजिए ये पेन है, ये पेन का एक छोटा सा हिस्सा लिया हूँ मैं, और पूछूंगा इसके लिए फील्ड कितना है। तो इसके लिए मान लीजिए इस पॉइंट पे आप फील्ड इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये आपका डिस्टेंस R है। तो एट ए डिस्टेंस R, अभी भूल जाइए कि बाकी सब ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, भूल जाइए। मैं बोलूँगा यहाँ थोड़ा एरिया में, छोटा सा चंक में, छोटा वॉल्यूम में dq चार्ज है, इसके लिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब ये सब ये आंसर आप दे सकते हैं। dq इतना छोटा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, dq का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूंगा मैं, de लिखे, इज इक्वल टू क्या होगा, k टाइम्स चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में d होगा क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में होता है। और dq एक पॉजिटिव चार्ज है, आप ये मान के चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, आर कैप। लेकिन ये एक छोटा सा चंक के लिए है, ये होल बॉडी के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको होल बॉडी के लिए चाहिए चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे छोटा छोटा चंक, छोटा छोटा चंक 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 पर यहाँ पे फिर एक चंक लेंगे, फिर उसके लिए अलग से निकालेंगे, फिर एक चंक लेंगे यहाँ पे जिसका चार्ज dq होगा, इसी सेम चार्ज के फिर निकालेंगे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सारा इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिए, उसके बाद क्या कीजिए, सबको सम कर दीजिए। तो इस चंक, ये मान लीजिए फर्स्ट चंक है, सेकंड चंक के लिए, ये थर्ड चंक के लिए, फोर्थ चंक के लिए निकालेंगे। हर जगह ऐसे पूरा बहुत सारा लेंगे ताकि ईच को आप हर छोटा छोटा चंक को आप एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे जब छोटा छोटा सबका सम निकालेंगे, देखिए हाँ यहाँ एक बहुत क्रूशियल चीज़ है, मैं आपको बताना भूल गया। ये फर्स्ट चंक के लिए है, मान लीजिए सेकंड चंक के लिए ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये आर का डायरेक्शन अलग होने वाला है। थर्ड के लिए फिर एगो होगा, फोर्थ के लिए और एगो होगा, उसका आर का डायरेक्शन इधर होगा। तो हर जगह फील्ड यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन पे होगा। तो मैं चलिए एक के लिए बस कंसिडर करता हूँ पहले। अभी देखिए अच्छे से, आपको पता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। ये क्या बोलता है, आप पहले एक के लिए निकालिए, दूसरा के लिए निकालिए, फिर अलग से तीसरा निकालिए, फिर चौथा निकालिए। अगर टोटल फील्ड आपको चाहिए तो आप सब कुछ सम कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट चंक, ये मान लीजिए फर्स्ट चंक है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, सबका डी आप ऐड करेंगे, डी प्लस D1 प्लस सेकंड चंक के लिए D2 प्लस थर्ड चंक के लिए D3, ऐसे करके ऐसे करके ये जाएगा। ये कितना होगा, अगर nth चंक पे आप डिवाइड कर रहे हैं तो I इज इक्वल टू 1 to n DEN। ये एक वेक्टर सम है, हमेशा ध्यान रखिए। और ये सम इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है आपको, ये स्केलर सम नहीं है। जब मैं क्या करूँगा, ये DE ये DQ सब बहुत छोटा छोटा लूँगा तो इफेक्टिवली वो सम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE। अब D कितना है, एक एक इंटीग्रेशन, दैट इम्प्लाइज ये कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ D, दैट इम्प्लाइज E कितना होने वाला है, D कितना है, एक के लिए इतना है, K टाइम्स DQ। देखिए K कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, DQ ओवर R स्क्वायर टाइम्स R कैप। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये आपको याद रखिए, ठीक है। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, देखिए मैं क्या किया। हमको पता है पॉइंट चार्ज के लिए ये वैलिड है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ये वैलिड नहीं है, जहाँ हर जगह चार्ज पूरा फैला हुआ है। तो हम लोग क्या किए, एक एक छोटा छोटा चंक लिए और ईच चंक को हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे ट्रीट किए। तो ईच चंक के लिए कितना होगा, DE होगा। ये छोटा सा DQ के लिए मैं चार्ज फील्ड लिखा DE, तो DE ये आपका है। ऐसा मैं n चंक कंसीडर किया, n बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हर एक के लिए क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, ईच के लिए कैलकुलेट कीजिए और सबको वेक्टर सम कर दीजिए, ठीक है। तो हर चीज़ को मैं वेक्टर सम कर दिया। जब ये Q बहुत छोटा होगा तो ये सम को मैं इंटीग्रल लिख सकता हूँ, सम ही इंटीग्रल होता है, आपको ये तो पता होना चाहिए। तो ये इंटीग्रल है और इंटीग्रल D ही है, ये आपका है E टोटल है, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और D के जगह पे मैं क्या लिखा हूँ, आपको एक D पता है ये, तो मैं D की जगह पे वो लिख दिया। तो ये अगर आपको समझ में आया तो हर कैलकुलेशन आप कर लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन कर पाना चाहिए आप। फाइनली कैलकुलेशन, ये इंटीग्रेशन लिखना मुश्किल नहीं है, मैं हर चार्ज बॉडी के लिए ये इंटीग्रेशन लिख दूंगा, आपको मैं अभी करके दिखाऊंगा। ये इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग को फाइनली पता चल गया। तो क्या करना है, आपका स्टेप पता होना चाहिए। पहले एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, उसके लिए आप पॉइंट चार्ज अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर दीजिए, ये वाला, उसको पॉइंट चार्ज ट्रीट करके आप फील्ड निकालिए, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए।
होल बॉडी के ऊपर, सबके लिए मतलब सम कर दीजिए वही है। तो आपको चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए ये सब मिटा दे रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ। ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रॉड ऑफ लेंथ, आप वो सब आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। एक रॉड है जिसका लेंथ मान लीजिए L है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है, अच्छे से ध्यान दीजिए। और आप निकालना चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फील्ड ड्यू टू ए रॉड एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी अच्छे से ध्यान दीजिए। और एक बात, हाँ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चार्जेस सब फील्ड यहाँ पे चार्जेस सब स्टेबल यहाँ पे हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है। अब मूव भी कर रहे हैं तो छोड़िए, मैं ज़्यादा प्रिसाइज होने का कोशिश नहीं करूँगा कि ज़्यादा प्रिसाइज होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स तो थर्मल मोशन करते रहते हैं अंदर, तो कैसे होगा। तो नेट करंट ज़ीरो होता है, इस डायरेक्शन में जितना जा रहे हैं उस डायरेक्शन में उतना आ रहे हैं, तो वो छोड़िए। तो ये मान लीजिए एक रॉड है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है, Q मान लीजिए, मैं यहाँ पे Q लिख रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है। तो अभी इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डिस्टेंस मान लीजिए, ये डिस्टेंस मान लीजिए A है, ये डिस्टेंस आपका A है, कितना होगा A डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप, नहीं तो गलत कर बैठेंगे आप, पक्का है। मैं क्या बोला हूँ इससे पहले का पहले प्रॉब्लम मतलब वीडियो सब में मैं बोला हूँ, जहाँ इवेलुएट कर रहे हैं फील्ड वहाँ कोऑर्डिनेट का ओरिजिन होना चाहिए। तो फील्ड हम लोग को यहाँ चाहिए, तो मेरा कोऑर्डिनेट ये है, हमेशा ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट यूज़ करना है। अब आप चूज़ कर सकते हैं, इसको x लीजिए कि इसको x लीजिए, चलिए मैं इसको x लेता हूँ और इसको y। अभी नेक्स्ट जॉब क्या है देखिए अच्छे से, मेन काम ज्योमेट्री का है, बाकी कैलकुलेशन मैं करूँगा बाद में, पहले अभी अच्छे से देखिए। अभी ये कंटिन्यूस बड़ा सा है, इसके लिए ये वैलिड नहीं है, इसीलिए मिटाया नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसके एक छोटा सा एलिमेंट लूँगा जिसको मैं पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकता हूँ, और मैं बोलूँगा उसके ऊपर चार्ज dq है, ठीक है। अभी मैं dq के लिए फील्ड यहाँ पे निकालूंगा इस पॉइंट पे, और उसके बाद मैं इंटीग्रेशन कर दूँगा, ठीक है। तो dq के लिए फील्ड क्या होगा, देखिए dq एक पॉजिटिव चार्ज है, तो dq का फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में होगा, ये de होगा, de आपका dq के लिए फील्ड है। अच्छे से ध्यान दीजिए, नहीं तो गलत कर बैठेंगे, पक्का है, क्योंकि यहाँ ज्योमेट्री बहुत यूज़ होता है। अभी और एक बार बोल रहा हूँ, देखिए dq एक पॉजिटिव चार्ज है, तो dq का डायरेक्शन किधर होने वाला है, उस तरफ, मतलब dq का फील्ड का डायरेक्शन ये, तो ये एक्स कैप पे है, DE इज इक्वल टू DE टाइम्स एक्स कैप, DE टाइम एक्स कैप मतलब आई कैप, ठीक है। अभी एक DQ नहीं है, ऐसा 1000 DQ है इसमें, और सबके लिए आपको सम करना है फाइनली। तो पहले एक के लिए लिखते हैं, तो DE आपका कितना होने वाला है, D क्या होगा DQ के लिए। और चलिए अभी मेरे को ये डिस्टेंस पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये डिस्टेंस को x ले लेता हूँ। देखिए x एक्सिस पे है, इसीलिए मैं x लिया हूँ, ठीक है। क्योंकि और एक बात, हमेशा डिस्टेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से कैलकुलेट करना है, नहीं तो फिर गलत कर बैठेंगे। यहाँ से यहाँ तक x ले लेते तो सारा गड़बड़ हो जाता। हमेशा जहाँ आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप कर रहे हैं वहाँ का ओरिजिन से डिस्टेंस आपको लेना है। देखिए ये बहुत छोटा चीज़ है, और ये आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा जब कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड फील्ड सब निकालने का कोशिश करेंगे। अभी आपको लग रहा है कि हाँ इसको x ले लेना है, रट लूँगा मैं x, हाँ ये x है। एक टाइम ऐसा फील्ड आएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा जिसका फील्ड निकालने का आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा भी गलती कर दिए ना, ऐसा सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला चीज़ है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ आपको ओरिजिन सेटअप करना है। दूसरा चीज़ ये है, सारा डिस्टेंस वहीं से मेज़र करना है। ये देखिए ये लेंथ यहाँ से है, ये लेंथ यहाँ से है,
क्यू का, डी क्यू डिस्टेंस एक्स पे है, तो डी क्यू कितना होगा, मतलब डी कितना होगा, डी क्यू के लिए कितना फील्ड है इस पॉइंट पे, तो ये कितना होगा के टाइम्स चार्ज, चार्ज कितना है आपका डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, कौन सा डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में, ये आपका हो गया। ये एक छोटा सा डी क्यू के लिए। अब टोटल डी क्यू के लिए कितना होगा, मैं यहाँ डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ इंटरफेयर करेगा। तो अभी टोटल कितना होगा, दैट इम्प्लाइज ई कितना होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ डी। देखिए ये एक वेक्टर इंटीग्रेशन है तो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, चीज़ें कैंसिल हो सकता है, मैं बताऊंगा आगे, यहाँ उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए के तो एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आई कैप, आई कैप भी एक कांस्टेंट है क्योंकि एक्स डायरेक्शन कांस्टेंट है। अभी कहाँ डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता है, नहीं होता है कहीं कहीं, तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिए। इसीलिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जब आप यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्शंस को आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्शंस को आपको सम नहीं करना पड़ेगा। अभी डायरेक्शंस को भी सम करते हैं, याद रखिए हमेशा, तो उसको इसीलिए ये बाहर चल जाएगा, तो ये आई कैप यहाँ पे होगा, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ दूर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में आई कैप लिखना अच्छा नहीं लगता है। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, अच्छे से देखिए, नेक्स्ट टास्क ये है कि उसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी क्यू है, लेकिन नीचे एक्स है। अब दो काम कर सकते हैं आप, आपको x इन टर्म्स ऑफ q लिखिए, तभी देखिए अब जब भी इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन ऑफ x यहाँ पे dx होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे dq है लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो दो काम कर सकते हैं आप, या तो आप x को इन टर्म्स ऑफ q लिखिए ताकि इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो q को इन टर्म्स ऑफ x लिखिए ताकि इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये बहुत क्रूशियल चीज़ है, नहीं तो वो इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं छोटा छोटा चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ कि बाद में ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमको क्या करना है, डी क्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है, डिस्टेंस यहाँ पे जो एक्स है, देखिए मैं और एक बार बोल रहा हूँ, एक्स को इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखिए, नहीं या तो क्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखिए ताकि यहाँ डी एक्स आ जाएगा। एक्स को इन टर्म्स ऑफ क्यू आप नहीं लिख सकते हैं, पोजीशन को चार्ज के हिसाब से कैसे लिखेंगे, ये डिस्टेंस एक्स है यहाँ से, चार्ज उसकी क्या लेना देना, चार्ज को कम से कम डिस्टेंस के हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हाँ और एक बात, बहुत सारा यहाँ पे फुटनोट है, मतलब इम्पोर्टेंट बात सब है जो आपको बाद में हेल्प करेगा। ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म भी मतलब हर जगह इक्वली फैला हुआ है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा यहाँ कम, ऐसे नहीं, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, टोटल चार्ज q है और इसका लेंथ आप मान लीजिए l है, ठीक है, ये रॉड का लेंथ, तो ये क्या होगा, चार्ज डिवाइड बाय l, ये आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो चार्ज इन दिस सेगमेंट, ये सेगमेंट आप dx, अभी देखिए धीरे धीरे मेरे को कंसीडर करना पड़ रहा है, मेरे को ज़रूरी नहीं था पहले dx कंसीडर करना, क्योंकि मेरे को चार्ज को इन टर्म्स ऑफ dx लिखना है, इसीलिए मेरे को लेंथ लिखना है, तो ये लेंथ को मैं dx लूँगा। तो चार्ज एक लेंथ, यूनिट लेंथ पे इतना है, तो चार्ज इन लेंथ dx कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ टाइम dx, यूनिट एक लेंथ पे इतना है तो dx लेंथ पे कितना होगा, इतना इंटू dx, ठीक है। तो इसको आप वहाँ पुट करना है। देखिए अभी आप चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, चार्ज इन लेंथ dx क्या है, वो dq है, तो dq को आप इन टर्म्स ऑफ x लिख दिए हैं, तो ये क्या होगा, k टाइम्स q ओवर l dx, ये आपका चार्ज है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये आई कैप है, और ये इंटीग्रेशन q और l कांस्टेंट है, k q ओवर l इंटीग्रेशन ऑफ dx टाइम एक्स स्क्वायर। अभी तक लिमिट देना बाकी है, और हमेशा लिमिट कहाँ से, यहाँ से अच्छे से देखिए, लिमिट कहाँ से होगा, ओरिजिन से सब कुछ सिलेक्ट करेंगे। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है a से a प्लस l तक, ये a प्लस l है, ये लेंथ l है तो a प्लस l, तो लिमिट हमेशा ओरिजिन से पुटअप करना है। तो ये कितना होगा, यहाँ काफ़ी जगह नहीं होगा लग रहा है, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो मिटाना पड़ेगा।
चलिए मैं यहाँ अभी देखता हूँ। तो ये कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ओवर एल डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, कहाँ से, ए से ए प्लस एल तक, ये आई कैप। यहाँ समझ में आ गया सब कुछ और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो चलिए मिटाना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा, देखिए के क्यू ओवर एल ऐसा ही रहेगा। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 ओवर एक्स, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक, ए से ए प्लस एल, दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई एल, माइनस बाहर आ गया, 1 डिवाइड बाई ए प्लस एल -1 ओवर ए, दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर एल। ये सब आई कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। आई कैप ये कितना होगा, ए माइनस एल डिवाइड बाई ए इंटू ए प्लस एल। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस, इसमें और कुछ नहीं है, आई कैप के डायरेक्शन में। अब ए कैंसिल हो गया, देखिए। तो यहाँ पे होगा, एक मिनट, तो यहाँ पे होगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एल टाइम्स माइनस एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल। ये कौन सा डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया, के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल। कौन सा डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में। तो समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहला काम आपको लिखना है, और एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि इसके आगे आगे जितना करेंगे चीज़ें उतना कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। सबसे पहला काम आपको आपका लेंथ लेना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करना है। जहाँ आप फील्ड इवैल्यूएट करेंगे वहाँ कोऑर्डिनेट का ओरिजिन होना चाहिए और सब डिस्टेंस वहीं से मेज़र करेंगे आप, ठीक है। अब दूसरा चार्ज है, एक छोटा सा एलिमेंट डी क्यू लीजिए, उसके लिए फील्ड निकालिए। तो हम लोग वो निकालने का कोशिश किए, जो कि मैं मिटा चुका हूँ। तो आप उसके लिए क्या लिखें, डी इज इक्वल टू के टाइम्स डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे एक्स है, डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर अलॉन्ग आई कैप, फील्ड इधर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट जब करेंगे टोटल फील्ड के लिए, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन डी क्यू है, लेकिन यहाँ पे एक्स भी वेरी कर रहा है। तो आपको दो ऑप्शन है आपके पास, क्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखिए, एक्स को इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखिए। हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को इन टर्म ऑफ लेंथ लिखते हैं, वो आसान है। दूसरा ऑपोजिट टास्क थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं, क्यू बाई एल, चार्ज डिवाइड पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज इन एलिमेंटल लेंथ डी एक्स कितना होने वाला है, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। इसको कोई कोई लैम्डा भी लिखते हैं, ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ऐसा नहीं है कि मैं निकाला हूँ, हर कोई यूज़ करता है। तो लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोलते हैं। तो चार्ज इन लेंथ डी एक्स क्यू बाई एल। वंस आप क्यू बाई एल, तो डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, क्यू बाई एल डी एक्स। एक बार अभी देखिए, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स और वहाँ पे एक्स है, तो अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं वो इंटीग्रेशन किया और मेरे को वो आंसर मिला, ठीक है। तो ये था आपका प्रोसीजर। तो ये एक आसान सवाल था। इसके आगे हम लोग करेंगे थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट। चार्ज ड्यू टू ए रिंग, तो याद रखिए ये आई कैप मतलब बाहर के डायरेक्शन में, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर के डायरेक्शन में होगा, वही आ रहा है, मतलब होना चाहिए ऐसा। तो हमेशा याद रखिए कि फाइनली चेक करना है। हाँ, और एक चीज़ चेक करना है आपको, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए निकला, सब कुछ मिटा रहा हूँ मैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, आपको पता है। तो आप सब कुछ निकाल के बैठ गए, अभी आपको सब कैलकुलेशन मान लीजिए आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ निकल के ई इज़ इक्वल टू के टाइम्स, के हमेशा 1/4πε0 है, ठीक है। तो ये आई कैप के डायरेक्शन में, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अभी कोई पूछा ये सही है कि नहीं, तो आप पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए आप सही किए हैं या कुछ गलती कर दी। पहला काम कैसे चेक करना है आप सही किए हैं कि नहीं। पहला जॉब आपका होना चाहिए कि आप डायमेंशंस को चेक कीजिए, ये डायमेंशनली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशंस है क्या नहीं। डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर होता है। के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर है, देखिए ए इंटू एल, तो डायमेंशन ठीक है इसका। दूसरा चीज़ क्या है, जब आप
आपको पता है कि जब आप बहुत ज़्यादा दूर चल जाएंगे, ये लेंथ के बहुत ज़्यादा दूर जाके पूरा कहीं दूर से देखेंगे 100-150 किलोमीटर दूर से, तो ये आपको लेंथ एक पॉइंट जैसा दिखेगा, थोड़ी ना इतना बड़ा दिखेगा आपको। ऐसे स्टार सब पॉइंट जैसा दिखते हैं इतना दूर से, क्यों? वो तो बहुत बड़े हैं, इसलिए कि हम लोग बहुत दूर से देख रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पे जहाँ से आप ऑब्जर्व करें, कहाँ से देख रहे हैं, ये ए को इसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा कर दें, मतलब जब बहुत दूर से देखें, ये लेंथ बहुत छोटा है जहाँ से आप देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में। जैसे कि स्टार को यहाँ से देख रहे हैं, स्टार का रेडियस अगर आर है और हम देख रहे हैं डिस्टेंस डी से, तो आपका डी बहुत बड़ा है ये रेडियस से, ठीक है, इसीलिए आपको पॉइंट जैसा दिख रहा है। हमेशा कंपैरिजन सेम ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आर इज़ वेरी स्मॉल इसीलिए आर को नेगलेक्ट कर दिए ऐसे कोई करते हैं, ए इज़ मच लेस देन 1 ऐसे करके आप, नहीं ऐसा नहीं, कंपेयर ये एक लेंथ है 1 से छोटा मतलब क्या, तो ऐसे नहीं होता है। हमेशा आप सेम ऑब्जेक्ट को कंपेयर कीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, मतलब बहुत दूर देख रहे हैं, तो आपका क्या होगा, L इज़ मच लेस देन A। जब ये अप्रॉक्सीमेशन आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये एक इफेक्टिवली पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाना चाहिए, तभी आप सही कर रहे हैं, क्योंकि दूर से ये एक पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा। तो चलिए वो कैसे करते हैं, हाँ हमेशा ऐसे ही कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे गलत कर बैठेंगे, मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ। L इज मच लेस देन A इम्प्लाइज L डिवाइड बाई A इज मच लेस देन 1। ये अप्रॉक्सीमेशन आपको यूज़ करना है। इसका मतलब ये नहीं कि L इज मच लेस देन A मतलब L को नेगलेक्ट ही कर दे बस, नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। L A से बहुत छोटा है तो L को नेगलेक्ट करके A KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, सही है, यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है, मतलब मैं करूँगा जो उस पर भी वही आंसर आने वाला है। लेकिन कहीं कहीं सिचुएशन में ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ न्यूमरेटर में एक L होता, तो क्या करते हैं, L तो बहुत छोटा है A से, इसको भी नेगलेक्ट कर देते तो होल्ड फील्ड ही ज़ीरो हो जाता। और ऐसा सिचुएशंस आएंगे, तो मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, L इज मच लेस देन A। जब L A से बहुत छोटा है तो क्या होगा, L बाई A इज मच लेस देन 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, KQ। अब जो बड़ा है उसको बाहर कॉमन लीजिए, ये तो ऑलरेडी है, और यहाँ से एक A कॉमन लेंगे बाहर, तो ये A स्क्वायर 1 प्लस L बाई A होगा। और ये अभी डायरेक्शंस का कोई फिक्स नहीं है, अभी ये डायरेक्शन पे विश्वास नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ अप्रॉक्सीमेशन ले लिए, तो हम लोग खाली मैग्नीट्यूड के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन अब गलत बताएगा कि इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं आप, और कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन आई कैप पे ही हो, ठीक है। आई कैप पे होगा अगर इसी लेंथ पे आप जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मैग्नीट्यूड का हम लोग कंसिडर करते हैं। अभी L बाई A 1 से बहुत छोटा है, तो ये टर्म को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, ठीक है। अब उससे भी वही आता, अगर L को डायरेक्टली आप नेगलेक्ट कर देते A से छोटा है बोल के, तो सेम आंसर आता, ठीक है। लेकिन ये प्रोसीजर होता है लिमिट इवैल्यूएशन का, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑब्वियस सा बात है, जब डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा KQ, ये देखिए सेम फॉर्म है पॉइंट चार्ज के लिए, तो जब आप बहुत दूर चल जाएंगे ये ऑब्जेक्ट आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा। और ये हमेशा होना चाहिए, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए हमेशा आप ऐसे कीजिए, जब बहुत दूर चल जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट का लेंथ स्केल से आप अपना लेंथ स्केल को बहुत बढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्ट का लेंथ स्केल क्या है, ये लेंथ है, आपका लेंथ स्केल क्या है, ये जब बहुत बड़ा कर देंगे ऑब्जेक्ट का साइज से, तो हमेशा वो एक पॉइंट चार्ज के फील्ड के तरफ बिहेव करना चाहिए, और वो कर रहा है, तब आपका एक्सप्रेशन सही हो सकता है, मोस्ट चांस। अगर ये नहीं होता तो एक्सप्रेशन गलत है पक्का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मैं करूँगा। किस लिए करूँगा वो, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि इंटीग्रेशन कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, और गॉस लॉ हम लोग को कैसे हेल्प करता है उसके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए ये बस इतना ही।